हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में जो महत्वपूर्ण अहर्ताएं हैं उनको अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपने डीएलएड कर लिया है, बीएड कर लिया है या जो भी अहर्ताएं पास कर ली हैं, तो ये जान लो कि उत्तराखंड में 1 से लेकर के 5 तक की कक्षा के शिक्षक बनने के लिए, जिनको हम प्राइमरी शिक्षक कहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अहर्ताएं क्या हैं, उसी के साथ आवेदन की पात्रता, जिसमें कई सारी क्वेरीज होती हैं कि हमारा स्थायी उत्तराखंड से नहीं है लेकिन 10th 12th हमने उत्तराखंड से कर रखा है, स्थायी है मगर हमने 10th और 12th बाहर से कर रखा है। और जो कर्मचारी हैं उन सभी के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ जो आवेदन पत्र है पिछले साल जो भर्ती हुई थी उसको कंप्लीट जानेंगे। तो ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके की अपडेट वगैरह देखने को मिलती हैं। पिछले साल की जो भर्ती है एक एक अपडेट हमने प्रोवाइड कर रखी है। आप यहाँ पर देखिए, आवेदन भरने से लेकर के बाहर से अगर डीएलएड कर रखा है तो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी डीएलएड वाले हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक अहर्ताएं हैं, शैक्षिक अहर्ताएं, तो उनको सबसे पहले समझना आवश्यक है। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर एंड कट ये पूरा करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने डीएलएड कहीं बाहर से कर रखा है तो देखिए, बाहर में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा ले लें तो कई जगह क्या है कि 12th के बाद आप सीधे डीएलएड कर सकते हो। होने को तो वो डीएलएड भी मान्य है अगर आपने एनसीटीई से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से वो कर रखा होगा, लेकिन उत्तराखंड में आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आपको स्नातक होना जरूरी है। अगर आपने उत्तराखंड से डीएलएड कर रखा है तो आपको इसमें बिल्कुल भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उत्तराखंड में डीएलएड वही अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होता है। तो पहला पॉइंट सभी के लिए हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आवेदन पत्र की प्राप्ति की जो अंतिम तिथि होगी तब तक आपको पूर्ण अहर्ताधारी होना आवश्यक है। यानी कि डीएलएड का रिजल्ट आ चुका हो, ग्रेजुएशन आपका हो चुका हो, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो सब आपके अहर्त होने चाहिए तब तक। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, यानी कि उसके बाद कुछ भी अगर आपने पास कर रखा हो तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, मान्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये सारे पॉइंट अभी से जान लो, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये दो तो इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से यानी कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या कर रखा हो, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड आपने कर रखा हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे उत्तराखंड में बीटीसी के नाम से जाना जाता था। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपने कर रखा हो, ठीक। इसके अलावा या तो ये कर रखा हो या फिर आपने 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डीएड आपने कर रखा हो तो आप एलिजिबल होंगे। 1 2 3 पॉइंट आप समझ गए होंगे, ये सभी के लिए है, ठीक है। इतना आप क्लियर हो गया। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। 4 पॉइंट क्या कह रहे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जो औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र हों, नियुक्ति के लिए पात्र हों, तो उनको अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, ये ध्यान रखना, जो अभी कार्यरत है, संविदा पर हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो वो किससे द्वारा बनेगा, उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा, तब आपको ये अंक मिलेंगे, ठीक। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो, या फिर इसके अलावा शिक्षा मित्र जिन्होंने इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और यूटेट या सीटेट का पहला जो परीक्षा है वो पास किया हो, तो वो भी एलिजिबल होंगे। साथ में संविदा में नियुक्त तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का न हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप संविदा में नियुक्त हुए थे तब आपकी एज
इस नियुक्त अर्हता के बराबर हो तो आप एलिजिबल होंगे। ये पूरा पॉइंट आप समझ गए। तो पॉइंट 4 आप समझ गए, ये सभी के लिए नहीं है, जो इस स्पेशल केस के अंदर आते हैं तो उनके लिए है, ठीक है। इसके अलावा 5वां केस भी समझ लीजिए, यानी कि जिन्होंने ओडीएल से एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है वो कैसे पात्र हैं उसको थोड़ा सा समझिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो रिव्यू पिटिशन था उसका 2024 में एक निर्णयादेश था, वो क्या था, उसके अनुसार टू मेक बेटर देयर प्रोस्पेक्ट एंड प्रमोशनल अवेन्यूज। तो इसके लिए देखिए एमएचआरडी के पत्र इसके अनुसार जिन्होंने इस डेट से लेकर के इस डेट के अंदर इनके बीच में अगर आपने एनआईओएस द्वारा दूरस्थ ओडीएल के माध्यम से कराए गए सेवारत शिक्षक के रूप में डीएलएड प्रशिक्षण वाले भी एलिजिबल होंगे। तो पॉइंट 5 को आप समझ गए होंगे, ये भी स्पेशल केस है इन्हीं के लिए। उसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, यूटेट या सीटेट जो परीक्षा कराई जाती है उसका पेपर 1 क्लियर करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। पॉइंट 7 तो यही कह रहा है कि जो नियमावली है उसी के अनुसार चयन किया जाएगा। देखिए जो शैक्षिक अर्हता थी, प्रशिक्षण वगैरह अन्य अर्हताएं हमने क्लियर कट पूरा समझ लिया। समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आवेदन की जो पात्रता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में ग्रुप सी खासकर उनके लिए आपको आवेदन अगर करना है तो कुछ महत्वपूर्ण पात्रता होती है वो आपको क्लियर करनी होती है। ये सब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर यूके SSC में अप्लाई होती हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक है तो भी आप एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास सिर्फ 2 है तो भी एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास सिर्फ 3 है तो भी एलिजिबल होंगे। तो तीनों में से कोई एक होना अनिवार्य है। अब वो क्या है उसको समझिए। पहला कह रहा है कि उत्तराखंड का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप बेशक एलिजिबल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट 2 क्या कह रहा है, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है उस ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। तो जो नहीं पंजीकृत है वो पंजीकरण आप करवा लीजिएगा। तो पहले और 2 तो बिल्कुल क्लियर एंड कट है, इसमें उतना सोचना आपको नहीं है। पॉइंट 3 थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको भी आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं उसको मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तक आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अब वही अभ्यर्थी पात्र होगा। इसके बाद आता है मेन, जिसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, यानी कि 10th और 12th अगर उत्तराखंड से कर रखा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, कहीं से भी करा हो, लेकिन उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से करा हो तो वो भी एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट दी गई है, किनको, जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों के सैनिक या जो भी कर्मचारी हैं जिनका जो ट्रांसफर है, ठीक है, ये पूरा आप इसको पढ़िएगा, जिनका ट्रांसफर बाहर उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकता, या इस तरीके से जो भी हैं उनसे रिलेटेड पति पत्नी या जैसी भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री, इन सभी के लिए ये छूट है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर आप उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हो लेकिन आजीविका अध्ययन के लिए बाहर रह रहे हो तो उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको समझिएगा। मैंने क्लियर और कट बताने का यहाँ पर प्रयास किया है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सारी शैक्षिक अर्हताएं हैं, इन तीनों में से कोई एक आपकी होनी चाहिए थी, ठीक है, ये चीज समझिएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज की आयु क्या होनी चाहिए, तो अभ्यर्थी की आयु आपका, जैसे ये पिछले बार का नोटिफिकेशन है तो पिछली डेट लिखी गई है, इस बार जो आएगा तो 2026 के अनुसार होगा, 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियां, जातियां, इन सभी को, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को छूट दी जाती है, तो वो तो हर भर्ती में जैसे छूट दी जाती है उसी के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, ये पूरा समझ लिया। अब आवेदन पत्र देख लो। अब प्रक्रिया कैसे होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपका हर जनपद के हिसाब से आवेदन पत्र निकलता है, ये ध्यान रखना। आवेदन पत्र जनपद के हिसाब से निकलता है, उसके बाद आप आवेदन करते हो। अब देखिए, जो आवेदन होगा वो आपका पंजीकृत पोस्ट से ही आवेदन करना पड़ता है, ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। ये फॉर्म इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये एक सैंपल है, इस बार का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। जब फॉर्म आएगा तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती हैं। ये सारी डिटेल्स वगैरह मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करी है, तो वहां से भी आप अभी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन कैसे करना होता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो भी अंतिम तिथि होगी वहां पर आपको आवेदन करना होता है, उससे पहले ये आवेदन पत्र आपका पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट से ही आप अप्लाई करोगे। एक तो ये, आप दूसरा खुद से भी वहां पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हो। तो जनरली इस तरीके से ये आवेदन पत्र जमा होते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, जो भी चेंजेस होंगे इस साल के हम बता देंगे। किस तरीके से भरना होता है मैंने आपको वीडियो दिखा दी थी, कैसे आपको क्या क्या लिखना है। तो ये जब आवेदन फॉर्म आ जाएंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल साधारण ग्राहक से, जैसे आजकल तो D2DC करके बहुत सारी कुरियर सर्विस चलती है ना, तो वहां से ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो जब भी ये डेट वगैरह आएंगी तो तब इस पर चर्चा करेंगे। मेन था कि अगर आप DLED कर रहे हो, कर लिया है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। आई होप कि आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करा, टू द पॉइंट जो जो चीजें हैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल से जुड़ जाइएगा। DLED वाले या अन्य जो भी लोग हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के डाउट क्लियर हों। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।